हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट हमारे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट है, ऑडिटर के स्टूडेंट है, आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, और लगना भी चाहिए क्योंकि अब ये पूरी तरीके से आपका इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ गया है और जून भी आपका लग गया है। एंड देन अब आपके जुलाई में लगभग एग्ज़ाम ऑडिटर के मस्ट हो सकते हैं जुलाई में। और बाकी असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अभी डिले होगा, अगस्त सितंबर से पहले एग्ज़ाम होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना कैलेंडर कल ही जारी किया है और कैलेंडर में बहुत सारी वैकेंसियों को दिखाया गया है, लेकिन इसको नहीं दिखाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगस्त सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। बाकी ऑडिटर वाले तैयार हो जाइए, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उन सब की तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। जितने भी स्टूडेंट जो ऑडिटर के हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है सही से, या तैयारी अधूरी है, कहीं से भी कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, देखिए मेरी क्लासेस पूरी तरीके से चल रही हैं, ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है कॉमर्स का। आपका 65 मार्क्स का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस एक्टिव हैं। अभी इनकम टैक्स की क्लासेस चल रही हैं, इनकम टैक्स डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं, तो अब जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। हमारी एकेडमी ऑफिशियल के नाम से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और इस बैच से कनेक्ट हो जाइए। बैच में अभी टोटल 85 क्लास लेक्चर समथिंग हो चुका है। सोच लीजिए, काफ़ी दिनों से मैं क्लास ले रहा हूँ और डिटेल में क्लासेस चल रही है, इसीलिए ये क्लास लेक्चर काफ़ी लंबा भी चल रहा है। इतना डिटेल में है कि आपको बुक से भी नहीं पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंटेंट आपको इसी क्लास से मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं। चलिए आइए, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स से है और इनकम टैक्स में एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इंडिया के जितने भी रेसिडेंट हैं, ठीक है, रेसिडेंट, चाहे वो साधारण निवासी हैं मतलब रेसिडेंट, ऑर्डरली रेसिडेंट, या इंडिया के असाधारण निवासी हैं मतलब रेसिडेंट हैं लेकिन असाधारण निवासी मतलब नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट है, या इंडिया के निवासी नहीं है मतलब विदेशी व्यक्ति, मतलब फॉरेन सिटीजन है, या मैं कह सकता हूँ नॉन रेसिडेंट है, एनआर जिसे हम बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का निवासी नहीं है। तो इन तीनों लोगों की अगर इनकम कैलकुलेट की जाती है, इनकी पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति है सबसे पहले उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक की जाती है कि वो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्या वो इंडिया का निवासी है, परमानेंट निवासी है, या इंडिया का निवासी है लेकिन परमानेंट नहीं है, असाधारण निवासी है, या इंडिया का निवासी ही नहीं है, फॉरेन पर्सन है, फॉरेन व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है। फिर उसके बाद आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है, फिर इनकम आपकी देखी जाती है। सीधा सीधा यही नहीं कि रेसिडेंट है तो पूरी इनकम पे टैक्स दीजिए, ये वो, ऐसा नहीं। एक सीरियल बेस में चलता है इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, जो वर्क करती है, टैक्स लगाती है, वो एक सीरियल बेसिस पे, एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। सबसे पहले उसने आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर ली, अब चेक किया जाएगा आप जो इनकम कमा रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, ठीक है, चाहे जहाँ से आप कमा रहे हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कहीं से भी आप कमा रहे हैं, वो इनकम कहाँ से कमाया जा रहा है, इंडिया से कमाया जा रहा है या विदेश से कमाया जा रहा है। अगर इंडिया से कमाया जा रहा है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी किसके किसके ऊपर लगेगी, कौन कौन से लोग टैक्स पे करेंगे। अगर यही इनकम विदेशों में कमाया जा रहा है, विदेश में अगर आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ कमाया जा रहा है, तो आप चाहे रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, या नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट है, कौन कौन से लोग इस पे टैक्स देंगे, कौन कौन से लोग टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से तब डिफाइन किया जाता है आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। आपकी इनकम चेक की जाती है, कहाँ से आप इनकम ये कमा रहे हैं, इंडिया से कि विदेश से, और कौन कौन से लोग इस इनकम पे टैक्स पे करेंगे, कौन कौन से लोग इस इनकम पे टैक्स नहीं पे करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक डिसाइड करती है। ठीक है, इसके लिए रूल और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं, नियम कानून बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं चीज़ों के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट इस समय ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपकी कोई खेती बाड़ी है, कोई एग्रीकल्चर इनकम आप अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी ज़मीन है, भूमि है,
वहाँ फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कार्य कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी, और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं 30,000 रुपये। ठीक है, कौन है ये? द इनकम फ्रॉम द श्री कृष्णा लाल। श्री कृष्णा लाल कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और प्रीवियस ईयर के आधार पे उनका ये सारा डेटा दिया गया है। प्रीवियस ईयर के आधार पर आपका जो टैक्स लगता है, आपकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक की जाती है, वो प्रीवियस ईयर के आधार पे ही की जाती है। प्रीवियस ईयर में आप कितना दिन भारत में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, उस आधार पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है, और प्रीवियस ईयर की इनकम पे ही आप टैक्स भी पे करते हैं। जैसे ये असेसमेंट ईयर है 2024-25, ठीक है, इस ईयर में आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा, और 2023-24 में की इनकम में इसमें जितना भी आपने भर भर के पैसा कमाया है, इस पे आप टैक्स पे करेंगे। इस ईयर की इनकम पे आप टैक्स पे करेंगे, और कब पे करेंगे? ये 2024-25 में असेसमेंट ईयर में आप पे करेंगे। ये प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर है, ये कर निर्धारण वर्ष है, और ये आपने जिस ईयर में पैसा कमाया है वो ईयर है। क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रही है श्री कृष्णा लाल की, तो कृष्णा लाल का ये सारा इनकम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी इनकम पे इन्हें टैक्स पे करना है, कौन कौन सी इनकम पे इनका टैक्स नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, देखिए, सैलरी रिसीव कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन सर्विस रेंडर्ड इराक, लेकिन सर्विस ये इराक में दे रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन इंडिया, ठीक है, ये सारे इनकम दे रखे हैं। और क्या पूछा जा रहा है, पहले लास्ट में देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूट कीजिए श्रीलाल की ग्रॉस टोटल इनकम। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पूरी इनकम इन्हें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए, मतलब इस ईयर में, जिस ईयर में कैलकुलेशन हो रहा है। अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी इन सभी में से। अगर ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब इनकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी इन सभी में से। या नॉन रेसिडेंट है तब इनकी तो टैक्सेबल इनकम क्या होगी इन सभी आइटम में से, इन सभी इनकम में से। ठीक है, अगर ये तीनों तरह के निवासी हो गए, मान लेते हैं एक साधारण निवासी, परमानेंट रेसिडेंट, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या इंडिया के निवासी नहीं है, तो टोटल इनकी टैक्सेबल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम इनकी क्या होगी, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, सीधा सॉल्यूशन पे मैं चलता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24, ये मैंने नोट किया हुआ है आप सभी लोगों की सुविधा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बना भी दिया है, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कॉलम है। अगर मिस्टर श्रीलाल अगर एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इंडिया के परमानेंट निवासी है। अगर श्रीलाल इंडिया के परमानेंट निवासी नहीं है, मतलब रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, परमानेंट नहीं रहता इंडिया में, तो ये हो गया। और श्रीलाल अगर इंडिया के निवासी हैं ही नहीं, नॉन रेसिडेंट हो गए, विदेशों में ही रह रहे हैं, विदेश में ही रह रहे हैं, और विदेशी नागरिकता इन्होंने हासिल कर ली है उस कंडीशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मिस्टर श्रीलाल की जो इनकम है पाकिस्तान में कृषि से है, पाकिस्तान में इनकी ज़मीन है, वहाँ पे ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, और 30,000 रुपये ये टोटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर ये इंडिया के रेसिडेंट हैं, इंडिया के निवासी हैं, तो ये चाहे इंडिया में पैसा कमा रहे हो या विदेश में किसी भी कोने में पैसा कमा रहे हैं, किसी भी देश में कमा रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में अगर ये पैसा कमा रहे हैं, विदेश के किसी भी देश में पैसा कमा रहे हैं, अगर ये इंडिया के निवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंट है, तो इन्हें इस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स इन्हें पे करना पड़ेगा, और ये इनकम इनकी टैक्सेबल होगी। तो रेसिडेंट होने पर इनकी ये इनकम टैक्सेबल होगी। बाकी यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये इनकी फॉरेन इनकम हो जाएगी, और इनको टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि ये इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ये भी परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, और ये तो रेसिडेंट है ही नहीं, ये तो विदेशी है। तो विदेशी तो कहेगा भाई मैं पाकिस्तान में पैसा कमा रहा हूँ, मेरा भारत सरकार से क्या लेना देना, मैं क्यों तुम्हें टैक्स पे करने जाऊँ। तो विदेशी तो पहले ही मना कर देगा, भारत सरकार भी नहीं लेगी, क्योंकि ये विदेशी है। भाई ऑस्ट्रेलिया का आदमी पाकिस्तान में जाके खेती बाड़ी कर रहा है, इंडिया का क्या लेना देना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया का निवासी है ही नहीं, तो ये तो टैक्स नहीं पे करेगा। और भारत सरकार कहेगी तुम तो मेरे अपने हो, क्योंकि तुम रेसिडेंट हो इंडिया के, तुम तो टैक्स पे करो। लेकिन इसके लिए भी रूल अलग है, क्योंकि ये कहेगा कि मेरे लिए ये तो फॉरेन इनकम है, मैं तो विदेशों से कमा रहा हूँ, इंडिया में तो नहीं कमा रहा हूँ ना, तो ये भी टैक्स नहीं पे करेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन पे करेगा? रेसिडेंट पे करेगा। रेसिडेंट का कंडीशन है वो कहीं पर भी कमाए, अगर वो रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट है, तो कहीं भी वो कमाएगा, चाहे इंडिया विदेश में कहीं पर भी वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी रिसीव इन इंडिया बट सर्विस रेंडर्ड इन इराक। सैलरी उन्हें इंडिया से रिसीव हो रही है, ठीक है, सैलरी उन्हें इंडिया से रिसीव हो रही है, लेकिन वो अपनी सर्विस कहाँ दे रहा है? इराक में दे रहा है। 12,000 रुपये है, तो किसके लिए टैक्सेबल होगा, किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा? अगर मिस्टर श्रीलाल इंडिया के रेसिडेंट हैं और कहीं पर भी वो अगर काम करेंगे, कैसी भी सेवाएं देंगे इंडिया के विदेश के किसी भी हिस्से में, तो टैक्स पे करेंगे, तो ये तो टैक्स देंगे। रेसिडेंट हर कंडीशन में टैक्स देगा।
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी, परमानेंट रेसिडेंट, ये किसी भी कंडीशन में देगा। अगर ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, इंडिया के रेसिडेंट है लेकिन साधारण निवासी नहीं है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, मतलब इंडिया में कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे इंडिया के जो क्रू मेंबर होते हैं जो शिप वगैरह पे काम करते हैं, इंडिया में रहते ही नहीं हैं, सालों साल विदेश में रहते हैं, लेकिन इंडिया के रेसिडेंट हो जाते हैं क्योंकि वो बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन में जैसे 182 या प्लस दिन अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के रेसिडेंट हो गए। अगर ये भी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो पिछले साल 60 साल इंडिया में, 60 दिन इंडिया में रहे प्रीवियस ईयर में, और उसके 4 साल में 365 दिन रह ले रहे हैं, तो बेसिक कंडीशन ये फॉलो कर लिए। और एडिशनल कंडीशन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। एडिशनल कंडीशन में क्या है, पिछले 10 साल 2 साल ये रेसिडेंट का इन्हें सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, रेसिडेंस का स्टेटस मिला होना चाहिए, या पिछले साल के 7 सालों में 730 दिन इन्हें इंडिया में रहना पड़ेगा। लगातार रहना ज़रूरी नहीं है, 730 दिन अगर इंडिया में है तो ये इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये आपके नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के निवासी होते हैं लेकिन साधारण निवासी नहीं होते हैं। तो इनकी जो इनकम बन रही है, सैलरी जो इनको मिल रहा है, ये भारत से ही मिल रहा है। अब भारत सरकार ही इन्हें दे रही है। मान लेते ये एक ऐसे पर्सन है जो भारत सरकार द्वारा भेजे गए हैं और इराक में जाके वहाँ पे जो बंदरगाह वगैरह बन रहा है भारत सरकार का, वहीं पे जाके ये काम कर रहा है। मान लीजिए भारत सरकार इन्हें सैलरी दे रही है, तो भारत सरकार कहेगी यार जब मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी फॉरेन इनकम नहीं है, ये इंडियन इनकम है, क्योंकि भारत द्वारा ही दी जा रही है, तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये टैक्सेबल होगा। नॉन रेसिडेंट विदेशी के ऊपर भी यही लागू होगा, क्योंकि ये जो इनकम इसको मिल रही है भारत सरकार दे रही है, भले ही ये सेवा इराक में दे रहा है उससे मतलब नहीं है, भारत सरकार दे रही है। तो भारत सरकार दे रही है, भारत से ही, भारत की किसी कंपनी में अगर ये काम कर रहा है जो इराक में ही वो कंपनी वर्क कर रही है, और सेवा ये इराक में ही दे रहा है, लेकिन जो इनको इनकम मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वो इंडियन कंपनी ही दे रही है, तो ये टैक्सेबल होगा इनके लिए भी। श्रीलाल अगर तीनों कंडीशन में इनके लिए टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, भाई बिजनेस में कोई ये श्रीलाल मतलब इनकम जो इनको रिसीव हो रही है, ठीक है, भारत में किए गए व्यवसाय से, ये एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो भारत में ही कर रहा है, तो भारत में तीनों लोगों पे ये टैक्स, ये इस इनकम पे टैक्स लगेगा। 12,000 रुपये की जो इनकम है, चाहे श्रीलाल रेसिडेंट हो या नॉट रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, तीनों कंडीशन में इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये जो इनकम है इंडिया में ही कमाई गई है और इंडिया में ही रिसीव हो रही है। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ये जो बिजनेस चल रहा है इंडिया में ही चल रहा है, तो इंडिया में ही कमाया गया है, तो इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है मतलब भारत की ही कंपनी है, और उस कंपनी से जो इन्हें लाभांश मिल रहा है तो इंडिया की ही कंपनी है, इसलिए इस इनकम पे इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट होगा, चाहे रेसिडेंट हो, नॉट रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट इन बांग्लादेश एंड रिसीव देयर, बांग्लादेश में बैंक जमा से अर्जित और प्राप्त ब्याज। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति हैं, ये इंडिया के रेसिडेंट हैं, अब ये किसी भी कोने में पैसा कमाएंगे, चाहे ब्याज कमा रहे हैं, बैंक से पैसा कमा रहे हैं, बैंक से ब्याज कमा रहे हैं, इन्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के निवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंट हैं। लेकिन ये लोग नहीं पे करेंगे। ये लोग क्यों नहीं पे करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश में ये जो ब्याज से इनकम जो अर्न किया गया है, ये एक फ़ॉरेन इनकम है, बांग्लादेश में ये कमाया गया है और बांग्लादेश के किसी बैंक से अर्जित किया गया है ये इंटरेस्ट, तो ये इनकी फ़ॉरेन इनकम हो गई, इस पर इन्हें टैक्स नहीं पे करना है। क्योंकि फ़ॉरेन इनकम पे सिर्फ टैक्स कौन पे करेगा? इंडियन रेसिडेंट पे करेगा, वो जो साधारण निवासी रहेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं देगा, क्योंकि यह साधारण निवासी नहीं है इंडिया का, ये फ़ॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा, और बाकी विदेशी तो देगा ही नहीं, क्योंकि इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश की ये इनकम है। आगे अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन श्रीलंका, एक मतलब श्रीलंका से व्यवसाय से आए, श्रीलंका में कोई बिजनेस, मतलब श्रीलंका में बिजनेस कर रहे हैं श्रीलाल, और वहाँ से इनकी इनकम बन रही है, लेकिन भारत से नियंत्रित और भारत से प्रेषित। लेकिन जो कंपनी में, मान लेते हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी श्रीलंका में है। ठीक है, लेकिन वो श्रीलंका में जो कंपनी चल रही है, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट का जो वर्क है वो इंडिया से हो रहा है। ठीक है, इंडिया से हो रहा है, मतलब इंडिया से हो रहा है, तो इस कंडीशन में सिर्फ 2 लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर श्रीलाल इंडिया के रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट है, तो उन्हें तो टैक्स पे करना ही करना है। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स पे करेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कहाँ से मॉनिटर की जा रही है? इंडिया से कंट्रोल की जा रही है, इंडिया द्वारा ही ये चलाया जा रहा है इस कंपनी को। भले ये श्रीलंका में ये कंपनी चल रही है, लेकिन इंडिया से ही मॉनिटरेट किया जा रहा है, इंडिया से ही इसका मैनेजमेंट सिस्टम है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इस पर टैक्स पे करेगा।
लेकिन विदेशी के लिए ये एक फॉरेन इनकम हो जाएगी और फॉरेन इनकम पे ये एनआर जो है नॉट रेसिडेंट है, ये इस पे टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, तो ये टैक्स नहीं पे करेगा इस इनकम पर। ओके, तो देखिए कंपनी कोई भी हो, अगर वो विदेश में कहीं पर भी कोई कंपनी चल रही है, अगर वो कंपनी इंडिया से ही मतलब पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस इनकम पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही टैक्स पे करेंगे। और असाधारण मतलब जो विदेशी है नॉन रेसिडेंट है वो टैक्स नहीं पे करेगा, क्योंकि उसके लिए फॉरेन इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अगर श्रीलाल रेसिडेंट होते, परमानेंट रेसिडेंट होते, तो उनकी 76,000 टैक्सेबल इनकम होती ग्रॉस टोटल इनकम। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते, मतलब साधारण निवासी नहीं है, तो उनकी 40,000 होती। अगर वो एक विदेशी पर्सन होते, नॉन रेसिडेंट होते इंडिया के, तो 26,000 उनकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहीं ओवर होता है। इस क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बीच बीच में से पूछ लिया जाता है। 1 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, आप सबके लिए 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको भी मालूम है 1 नंबर अगर आपका छूट गया तो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में आप लोग देखिए और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए। बाकी आप सभी लोगों को कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं UP+SC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की, तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेज एक्टिव हैं। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।